नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहिर और आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोगों को जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इनको हम पढ़ चुके थे। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोगों में हम देखेंगे कि जो वर्तमान में भारत के राज्यों की संरचना है ये कैसे बनी, पहले कैसे राज्य थे, इन सब चीज़ों को यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1949 में जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था भारत का, उसमें राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। प्रश्न पूछ लिया जाता है किस तरीके से बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ इस तरीके से बटे हुए थे। भाग क में क्या थे, जो अंग्रेजों के अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत थे वो आते थे। भाग ख में बड़ी रियासतें, ग में छोटी रियासतें और घ में ऐसे राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने आक्रमण करके जीता था, या फिर जैसे अंडमान निकोबार वगैरह हैं, वो भाग घ के अंतर्गत आते थे। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रखिए कि शुरुआत में राज्यों को किस तरीके से बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया था। वर्तमान में आपको पता ही है कि अगर मैं कहूँ कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये संरचना यहाँ से यहाँ तक कैसे बनी, इसी को हम यहाँ समझने वाले हैं। यानी यहाँ से क, ख, ग से ये किस तरीके से बने हैं राज्य। एक और प्रश्न यहाँ पर जान लीजिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेश कहा जाता है, वहाँ पर शासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने तरफ से वहाँ उपराज्यपालों को नियुक्ति करता है, पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है जो है शासन, तो राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। आगे देखिए, कुछ मैप के जरिए समझते हैं। जैसे ये पहला मैप आप देख रहे हैं, ये अंग्रेजों के, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय का है। यहाँ पर जो इस तरीके से पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटिश का कब्जा था पूरे उस पर, और जो ये पीले से रंग का है ये ऐसा है, यहाँ पर देसी रियासतें थी। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे कश्मीर है, राजपूताना, इधर बलूचिस्तान वगैरह, हैदराबाद, मैसूर और ये त्रावणकोर जो कि केरल है वर्तमान में, यहाँ पर देसी रियासतें थी। बाकी जो ये पिंक कलर का यानी गुलाबी रंग का है, ये सब पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था। ये बर्मा जो म्यांमार है, यहाँ पर भी जो है अंग्रेजों का कब्जा था, यानी भारत के हिस्से में ही था ये पहले। श्रीलंका भी, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1956 में भारत के राज्यों का विभाजन किया जाता है और इस तरीके से बन जाता है ये मैप। तो पहले ऐसा था, फिर ऐसा बना दिया गया। उसके बाद वर्तमान में कैसा है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पूरा बॉम्बे है, यहाँ पर काट करके अब क्या है, महाराष्ट्र है, इधर गुजरात बना दिया गया है, थोड़ा सा ये कर्नाटक है। ठीक है, इधर ये मैसूर है, मद्रास है, अब यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है। तो कैसे चीज़ें हुई उन सबको हम यहाँ समझेंगे। बस आप मैप को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आसानी रहेगी समझने में। देखिए, जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया था उस समय भारत ऐसा था, इसमें से जो है पाकिस्तान उन्होंने विभाजित करके बना दिया था। ये म्यांमार या बर्मा, म्यांमार है वर्तमान में नाम, पुराना नाम क्या है इसका, बर्मा। इसको 1935 के अधिनियम से भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो उस समय ऐसा था भारत, ये जो आप देख पा रहे हैं बीच में ऐसा भारत था। तो इसमें शासन कैसे करते, उसको पहले फिर जो है राज्यों में डिवाइड किया गया, तब ऐसे राज्य बनते हैं 1956 में। देखिए, इस तरीके से जो है किस तरीके से शासन व्यवस्था की जाती तो बड़ी दिक्कत आती, इसलिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। दक्षिण भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर बनाने के लिए आंदोलन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही भारत आज़ाद होता है, दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर जो है आप हमारा राज्य बनाइए, ऐसे आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सरकार क्या करती है कि धर आयोग का गठन करती है। इसका दूसरा नाम है भाषाई प्रांतीय आयोग। इसका गठन 1948 में किया जाता है। 1947 में आपको पता है भारत आज़ाद होता है, उसके बाद 1948 में धर आयोग यानी भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया जाता है। धर आयोग नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि एस के धर कौन थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे एस के धर। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की और उसने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषाई न होकर के जो है प्रशासनिक सुविधा के अनुसार रखने की इन्होंने सिफारिश की। यानी इन्होंने मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन ठीक नहीं है, वो देश के हित में नहीं है, बाद में जाकर के ये देश की अखंडता के लिए जो है नुकसान करेगा। तो इन्होंने भाषा के आधार पर क्या कर दिया, मना कर दिया। तो बस आपको याद रखना है कि भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन 1948 में होता है और ये भाषा के आधार पर प्रांतों के विभाजन को मना कर देते हैं। एस के धर इसके अध्यक्ष थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। फिर उसके बाद होता क्या है कि जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। जेवीपी समिति का गठन इसलिए किया जाता है कि वो समीक्षा करे कि जो रिपोर्ट इन्होंने दी है एस के धर ने, ये सही है या नहीं है, इसको लागू किया जाए या न किया जाए।
इसमें कौन कौन सदस्य हैं वो देख लेते हैं। जेबीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये आपको याद रखने हैं। जेबीपी समिति में कौन है? जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इसका गठन भी 1948 में किया जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया था कि इसका गठन कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में होता है? तो जयपुर में जो अधिवेशन होता है उसमें जेबीपी समिति का जो है गठन किया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जो धारा आयोग की रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करना, उसको चेक करना कि ये रिपोर्ट सही है या नहीं है, या फिर इसको माने या ना माने। ठीक है, तो उसके बाद ये भी पाते हैं कि जो है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। तो जेबीपी समिति भी कह देती है कि एस के धरा आयोग की रिपोर्ट सही है, जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। आप इतना याद रखिए, जेबीपी समिति 1948 में कौन कौन है इसके सदस्य? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। और ये भाषा के आधार पर राज्यों की जो पुनर्गठन की मांग थी उसको स्थगित कर देती है, यानी उस पर रोक लगा देती है। उसके बाद होता क्या है, जैसे ही इस समिति की जो रिपोर्ट आ जाती है जेबीपी समिति की, और ये भी भाषा के आधार पर मांग को जो है स्थगित कर देती है, तो दक्षिण भारत में जो आंदोलन चल रहा था वो और ज़्यादा तेज हो जाता है। और उस समय जो है 1952 में पोटी रामुल्लू, ये एक व्यक्ति थे दक्षिण भारत के, वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 56 दिन के बाद इनका निधन हो जाता है। जैसे ही मान लीजिए कोई नेता है, अगर वो आमरण अनशन या अनशन करता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो जाएगा और आंदोलन बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाता है, जगह जगह दंगे होने लग जाते हैं। तो उसके बाद मद्रास को काटकर भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया जाता है, यानी जो मद्रास है उसको भाषाई आधार पर विभाजित करके एक राज्य का गठन किया जाता है। तेलुगु भाषी पृथक राज्य बनाया जाता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब किया जाता है ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा है जिसका जो है गठन किया गया था? तो वो है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1953 में इसका जो है गठन कर दिया जाता है। 1952 में पोटी रामुल्लू की मृत्यु होती है। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। तेलुगु भाषी है और प्रथम राज्य जो भाषा के आधार पर बना। उसके बाद जब 53 में ये बन जाता है तो और भी जगह जगह आंदोलन होने लग जाते हैं, भाई हमारा भी राज्य बनाओ भाषा के आधार पर। तब सरकार जो है एक फजल अली आयोग, अगर पूछा जाए आपसे राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। जिस समय आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है उसी वर्ष फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी का नाम है, उसका जो है गठन कर दिया जाता है। ये चेक कराने के लिए कि भाई बताओ भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाने चाहिए, कौन राज्य नहीं बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फजल अली इसके अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नाम फजल अली आयोग पड़ा है। राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसका नाम है, जैसे कि भाषाई प्रांतीय आयोग, पहले वाले जो है आयोग का नाम था एस के धरा आयोग या धरा आयोग। ठीक है, इसका नाम है फजल अली या राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके सदस्य कौन कौन है? इसमें और सदस्य थे के.एम. पणक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इसके सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जहाँ बहुसंख्यक लोग हैं वहाँ पर वो उस भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, पर दूसरी भाषाओं को भी जो वहाँ संरक्षण मिलेगा या दूसरी भाषा के जो लोग हैं उनके लिए भी अधिकारों की बात करी गई। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का इन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है, यानी सरकार जब इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है, यानी रिपोर्ट कब आई? 1955 में आई। 1956 में जैसे ही सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तो अब ये रिपोर्ट नहीं, अब ये क्या बन गई? अधिनियम बन गई। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनता है और इसके तहत सरकार कहती है कि नहीं भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हम 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा ध्यान से सुनिए। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है? 1953 में होता है। याद करने का तरीका, भाई आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है? 1953 में होता है। उसके बाद ही राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया जाता है, या इसी का नाम है फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली इसके अध्यक्ष थे। के.एम. पणक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2 साल बाद, यानी 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, पर एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने प्रस्ताव रखा कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के जो
गठन का इन्होंने प्रस्ताव रखा, पर सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। क्योंकि देखिए कोई भी आयोग रिपोर्ट दे सकता है, उसकी बात मानना ना मानना या कितनी माननी ये सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये 16 और 3 19 हो रहा है, वैसे भी हम बनाएंगे 20, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है। अब इनको याद करने का तरीका ऐसा है, 14 दूनी 28, 2 की गुणा कर देंगे तो वर्तमान में राज्य प्राप्त हो जाते हैं। 14 दूनी 28 राज्य हैं। अगर 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश और जोड़ देंगे तो वर्तमान में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद करने का थोड़ा तरीका है। 1956 का है ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये भी याद रखिए, 1955 का नहीं है, ठीक है। 1955 में तो रिपोर्ट आती है, 1956 में जब स्वीकार कर लेती है सरकार, उस समय ये अधिनियम बन जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब राज्य पुनर्गठन आयोगों को एक साथ देख लेते हैं। धर आयोग या भाषाई प्रांतीय आयोग 1948 में गठित होता है। उसी की समीक्षा के लिए जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, और ये भी मना कर देते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन होता है, और ये रिपोर्ट देता है 1955 में। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश करता है, पर सरकार 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाती है और उसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ मैप में देख लीजिए, ये 1956 का मैप है, जिसमें कितने 14 राज्य हैं और जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। पूरा मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये बॉम्बे है, यहाँ आपको महाराष्ट्र नहीं दिखाई दे रहा है, गुजरात नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर ये आंध्र प्रदेश तो दिखाई दे रहा है, तेलंगाना की जगह हैदराबाद है, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक की जगह, मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु की जगह पर, ठीक है, जो वर्तमान में तमिलनाडु है। तो इस तरीके से जो है ये 1956 का है भारत का मैप। और वर्तमान का मैप आप लोग जानते ही हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके। इधर आप देख पा रहे हैं ये कोचीन और केरल था, इसको कोचीन को मिलाकर क्या बनाया, केरल बनाया। तमिलनाडु कहाँ पर है, जहाँ मद्रास था पहले। मैसूर और थोड़ा सा भाग इधर से लेकर के ये कर्नाटका बना दिया गया है। महाराष्ट्र को तोड़, ये बॉम्बे था पहले, जो बॉम्बे प्रांत था उसको तोड़ करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैप चेंज होकर के अब वर्तमान में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए। 1954 में फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी, यनम, कराईकाल, चंद्रनगर भारत को सौंपने को कहा। तो प्रश्न यहाँ से इतना पूछा जाता है कि पांडिचेरी पर किसका कब्जा था, यनम, कराईकाल और चंद्रनगर। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में, यहाँ किसका कब्जा था, तो फ्रांस का कब्जा था। जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उस पर पहले किसका कब्जा था, तो फ्रांस का कब्जा था, ठीक है। और 1956 की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। उसके साथ ही जो है यनम, कराईकाल और चंद्रनगर ये भारत के हिस्से में आ जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होता है। अंग्रेज तो चले गए, पर फ्रांसीसियों ने 1956 में संधि पर हस्ताक्षर किए, तब ये पांडिचेरी, यनम, कराईकाल, चंद्रनगर भारत को सौंपे थे। 1961 में पुर्तगाल से गोवा और दमनद्वीप भारत वापस ले लेता है, ठीक है। ये तो डंडे मारने से ही जाते हैं, ये तो फिर भी दे देते हैं संधि के जरिए। पुर्तगाल को तो खदेड़ना पड़ता है। पुर्तगाल ऐसा देश है जो सबसे पहले भारत में आया और सबसे लास्ट में यहाँ से जो है भारत से रवाना हुए। तो गोवा और दमनद्वीप जो है यहाँ किसका कब्जा था, ये पुर्तगालियों का कब्जा था। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जो है मिलाया गया है गोवा को। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल से भारत ने जो है गोवा 1961 में वापस लिया और 12वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिलाया गया, ठीक है। तो 1961 में पुर्तगाली गए, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए। कौन, पुर्तगाली। अब देखिए और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया, किसको काट करके, मध्य प्रदेश को काट कर। 9 नवंबर को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को काट कर बनाया गया। 15 नवंबर को झारखंड जो है बिहार को काट करके बनाया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़ करके बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बनाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये पहले 2 थे, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दोनों अलग अलग थे। इन दोनों को मिलाकर के अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़ करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कब बने हैं, 31 अक्टूबर 2019 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को तोड़ करके बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इन्हें याद रखिएगा, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड या झारखंड। तो याद करने की ट्रिक है, छतऊ झाड़ दे, यानी छत को भी झाड़ दे। तो लैंग्वेज को थोड़ा तोड़ के बोलते हैं, छतऊ झाड़ दे, भाई तू छत भी झाड़ दे, है ना। तो पहले क्या है, छतऊ झाड़ दे, छत यानी छत्तीसगढ़ बनाया गया है मध्य प्रदेश को काटकर, ऊ से
उत्तराखंड बनाया गया उत्तर प्रदेश, तो इन दोनों को तो याद रखा ही जाता है आसानी से। उसके बाद झारखंड यानी झारखंड किससे, बिहार से तोड़ करके बनाया गया। इसमें भी रा आ रहा है, इसमें भी रा आ रहा है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ किसको तोड़कर मध्य प्रदेश को, उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश को, और बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, ये डेट्स भी याद रखनी होती हैं, ठीक है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किस वर्ष हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? तो 1953 में हुआ था, ठीक है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है 1953 में तो इसका गठन किया गया था, फजल अली आयोग इसका नाम है। 1955 में इसने रिपोर्ट जो बनाई। 1956 का फिर अधिनियम आता है, उसके तहत 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। तो कब किया जाता है राज्यों का पुनर्गठन? 1956 में। छत्तीसगढ़ कब बना? तो छत्तीसगढ़ आपको बताया था अभी कब बना था, छतऊ झाड़ यानी सबसे पहले कौन बना है? छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को बना है छत्तीसगढ़। उसके बाद 9 नवंबर को क्या बना है? उत्तराखंड। उसके बाद 15 नवंबर को क्या बना है? झारखंड, ठीक है। उत्तराखंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सन 2000 में होती है उत्तराखंड की स्थापना। उत्तर प्रदेश को तोड़ करके जो है उत्तराखंड की स्थापना की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।